Hi everyone, this is Mukesh. Welcome to the YouTube channel of Government Girls College तारानगर once again. आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसके बारे में बात करेंगे कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन से किस प्रकार डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है। लेट्स बिगिन। अपनी बॉडी में फ्लूइड का टोटल वॉल्यूम स्टेबल रहता है और इस होम्योस्टेसिस को बेसिकली किडनीज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि किडनीज यूरिन में वाटर लॉस को कंट्रोल कर सकती है। और किडनीज की एबिलिटी डिपेंड करती है एडीएच हार्मोन के ऊपर, जो कि हमने हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर पढ़ा था। एडीएच में हमने पढ़ा था कि यह लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में प्रिंसिपल सेल्स की वाटर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो एडीएच कंट्रोल करेगा कि डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन होगा या फिर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होगा। एडीएच की एब्सेंस में यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और जब एडीएच का लेवल हाई होता है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा और इससे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन से पहले हम समझेंगे ऑस्मोलैरिटी को। ऑस्मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन के वाटर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम डिनोट करते हैं मिली ऑस्मोल पर लीटर के फॉर्म में। मिली ऑस्मोल पर लीटर। किसी सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी बहुत कम हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा हो सकती है। लो ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, या वाटर की अमाउंट ज़्यादा जब होती है तो उस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी कम होती है। और जब किसी सॉल्यूशन में वाटर की अमाउंट कम होती है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी कम है तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, और अगर किसी सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर हम बात करें कि वाटर के पार्टिकल्स किधर जाएंगे, तो वाटर के पार्टिकल्स लो ऑस्मोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलैरिटी मूव करेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। बॉडी में वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है तो किडनीज 20 लीटर पर डे तक डाइल्यूट यूरिन का एक्सक्रीशन कर सकती है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक कम हो सकती है। और किडनीज इस डाइल्यूट यूरिन के इतनी अमाउंट को प्रोड्यूस करती है सॉल्यूट्स को रीअब्जॉर्ब करके। मतलब सॉल्यूट्स को तो रीअब्जॉर्ब करती है लेकिन वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगी, स्पेशली नेफ्रॉन का डिस्टल पार्ट में, जिसके अंदर लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वाटर की एक्सेस अमाउंट एक्सक्रीशन का मतलब ये नहीं कि वो सॉल्यूट का भी एक्स्ट्रा एक्सक्रीशन करेंगी। सॉल्यूट का एक्सक्रीशन उतना ही रहेगा, केवल वाटर का एक्सक्रीशन ये इंक्रीज करेंगे। किस प्रकार डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट पॉइंट, पीसीटी के अंदर आने वाले ट्यूबुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होती है। दोनों की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, क्योंकि यहाँ पे जितना सोल्यूट रीअब्जॉर्ब होता है उतना ही वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। सेकंड पॉइंट, ट्यूबुलर फ्लूइड जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ बढ़ता है या फिर इनर मेडुला की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे यह ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स की तरफ अंदर जाते हैं तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ट्यूबुलर फ्लूइड और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, ट्यूबुलर फ्लूइड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली के अंदर और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली के थिक सेगमेंट में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के सिम्पोर्टर्स पाए जाते हैं। इस वजह से इन आयंस का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यह सेगमेंट वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। इस वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, यह ट्यूबुलर फ्लूइड और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। लास्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी और कलेक्टिंग एडीएच की एब्सेंस में वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं। इस वजह से जैसे जैसे ट्यूबुलर फ्लूइड कलेक्टिंग डक्ट की तरफ प्रोसीड होगा तो क्लैरिटी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, अर्थात यह और ज़्यादा डाइल्यूट होता जाएगा और
रीनल पेल्विस में जाने वाले फ्लूइड की ऑस्मोलारिटी 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक कम हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड बाय किडनीज। जब वाटर का इंटेक कम होता है या फिर वाटर लॉस हाई होता है, जैसा कि हैवी स्वेटिंग के दौरान होता है, तो किडनीज वाटर को तो कंजर्व करती है और इसके साथ साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सेस आयंस को एलिमिनेट भी करती है। और ये किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। जब एडीएच की अमाउंट ज़्यादा होती है तो किडनीज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस करती है और इस केस में यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलारिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और यहाँ पे यूरिन को अप टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ऑस्ट्रेलियन होपिंग माउस तो इसको 10,000 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये डेजर्ट एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि इनको बॉडी से वाटर लॉस बचाना होता है, इसलिए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। एडीएच की एबिलिटी डिपेंड करती है रीनल मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाए जाने वाले ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर। तो ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट किस प्रकार प्रोड्यूस होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। रीनल मेडुला की हाई ऑस्मोलारिटी 3 मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। पहला है सोडियम आयन, दूसरा क्लोराइड आयन और तीसरा है यूरिया। और ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया जाता है 2 मेन फैक्टर्स के द्वारा, 2 मेन प्रोसेसेस के द्वारा। पहला है लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट के डिफरेंट सेक्शंस के अंदर सोल्यूट और वाटर की परमिएबिलिटी और इनके रीअब्जॉर्प्शन की रेट डिफरेंट होती है। तो इस वजह से डिफरेंट सेक्शंस के अंदर ऑस्मोलारिटी डिफरेंट होगी और इसे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनेगा। तो हमने यहाँ पे बात करी लॉन्ग लूप ऑफ हेनली, यहाँ पे लूप ऑफ हेनली लंबे होते हैं। हम बात कर रहे हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपनी बॉडी में 10 to 15% नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं और ये यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है काउंटर करंट फ्लो ऑफ फ्लूइड। काउंटर करंट फ्लो का मतलब होता है फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे लूप ऑफ हेनली के अंदर 2 लिम्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। इसी टाइप से वासा रेक्टा के अंदर भी 2 लिम्ब होते हैं। वासा रेक्टा कैपिलरी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होते हैं। तो इनके दोनों लिम्स के फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो इसे हम बोलते हैं काउंटर करंट फ्लो। काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 टाइप की होती है। पहला है काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है और इस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अंदर रीनल मेडुला में जैसे जैसे हम डीप साइड जाते हैं वैसे वैसे ऑस्मोलारिटी इंक्रीज होती है। इस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन लूप ऑफ हेनली के द्वारा किया जाता है। अब क्योंकि लूप ऑफ हेनली के डिसेंडिंग और असेंडिंग लिमिट के अंदर काउंटर करंट फ्लो होता है, इस वजह से हम लूप ऑफ हेनली को काउंटर करंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को यूज में लेके किडनीज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करती है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन के पीछे 4 रीजन होते हैं। पहला रीजन है कि थिक असेंडिंग लिम्ब के अंदर सिम्पोर्टर्स पाए जाते हैं जो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को एक साथ रीअब्जॉर्ब करते, एक साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड का बिल्डअप होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। सोडियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जिस वजह से रीनल मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलारिटी बढ़ेगी। दूसरा रीजन है काउंटर करंट फ्लो। तो लूप ऑफ हेनली के डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में होने वाला काउंटर करंट फ्लो एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का इस्टेब्लिशमेंट करता है, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करता है। डिसेंडिंग लिम्ब से फ्लूइड कंटिन्यूसली असेंडिंग लिम्ब के अंदर आता रहता है और थिक असेंडिंग लिम्ब ये सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करता रहेगा। इस वजह से ऑस्मोलारिटी बढ़ती रहेगी और एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा। रीनल मेडुला के अंदर अगर हम इस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की बात करें तो इसके आउटर पार्ट में ऑस्मोलारिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और इसके डीपेस्ट पार्ट में ऑस्मोलारिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब क्योंकि रीनल मेडुला के अंदर ऑस्मोलारिटी बढ़ गई है तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव करेंगे। अब क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स लो ऑस्मोलारिटी से कम ऑस्मोलारिटी की ओर मूव करते हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर के पार्टिकल बाहर की तरफ मूव करेंगे। इस वजह से ट्यूबुलर फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी और हेयर पिन टर्न के ऊपर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1200 तक हो सकती है। उसके बाद थिक असेंडिंग लिम्ब जो होता है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, लेकिन यहाँ से सोडियम और क्लोराइड आयन जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं सिम्पोर्टर से बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे
इसके लास्ट पार्ट तक जाते जाते ऑस्मोलारिटी बहुत कम हो सकती है। उसके बाद थर्ड पार्ट ये है कि लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स, जब एडीएच प्रेजेंट होता है तब वाटर के लिए हाईली परमिएबल होती है और ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती है। तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मूव करेगा। फोर्थ रीजन यूरिया रिसाइकलिंग। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर यूरिया बिल्डअप होगा, यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो यूरिया डिसेंडिंग और थिन असेंडिंग लिम्ब के ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर एंटर कर सकता है। तो यूरिया का यह ट्रांसफ़र रीनल मेडुला और ट्यूबुलर पार्ट के अंदर होता रहता है, इसे हम बोलते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। तो इस प्रकार से वाटर का रीअब्जॉर्ब यूरिया के बिल्डअप को प्रमोट करता है और यूरिया का बिल्डअप वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। दूसरा मैकेनिज्म है काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज के द्वारा रीनल मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वासा रेक्टा के ब्लड के बीच में सोल्यूट्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है। जिस प्रकार से लूप ऑफ हेनली में एक डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होता है, उसी प्रकार से वासा रेक्टा के अंदर भी एक डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होता है। इनके बीच में होने वाले काउंटर करंट फ्लो की वजह से काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। इसी वजह से हम वासा रेक्टा को काउंटर करंट एक्सचेंजर बोलते हैं। वासा रेक्टा में एंटर होने वाले ब्लड की ऑस्मोलारिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और जैसे जैसे हम रीनल मेडुला की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ऑस्मोलारिटी इंक्रीज होती जाती है। इस वजह से वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव करते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सोडियम और क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ वासा रेक्टा में एंटर करते हैं। अब इस वजह से वासा रेक्टा में प्रेजेंट ब्लड की ऑस्मोलारिटी इसके हेयर पिन टर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि लगभग 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। अब जैसे जैसे ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी ऑस्मोलारिटी कम होगी। तो इस वजह से एक्सचेंज रिवर्स हो जाएगा, अर्थात वाटर के मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वासा रेक्टा में एंटर होंगे और सोडियम और क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स वासा रेक्टा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर करेंगे। इस वजह से वासा रेक्टा से जो ब्लड लीव करता है उसकी ऑस्मोलारिटी एंटर होने वाले ब्लड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंटर होने वाले ब्लड की ऑस्मोलारिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और जो ब्लड यहाँ से लीव करता है उसकी ऑस्मोलारिटी होती है 320 मिली ऑस्मोल पर लीटर। वासा रेक्टा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को डिमिनिश नहीं करता, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को यह ख़त्म नहीं करता है और इसके साथ साथ रीनल मेडुला का ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी करता है। तो इस प्रकार दो टाइप की मैकेनिज्म्स होती है, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन और काउंटर करंट एक्सचेंज, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का इन लार्ज पार्ट एडीएच के इन्फ्लुएंस में होता है। जब एडीएच की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है तो लेट डीसीटी और कलेक्टिंग की प्रिंसिपल सेल्स वाटर के लिए हाईली परमिएबल हो जाती है और इन पार्ट से वाटर का बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब हम रीनल फिजियोलॉजी को समराइज करेंगे। नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता है रीनल कॉर्पसल, जिसके बारे में हम स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। इस पार्ट के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था GFR। तो GFR की वैल्यू होती है 105 से 125 ml पर मिनट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ब्लड के आइसोटोनिक होता है। इसकी ऑस्मोलारिटी ब्लड प्लाज्मा के समान होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से वाटर और अधिकांश सॉल्यूट्स प्लाज्मा से फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल या कैप्सुलर स्पेस में एंटर होते हैं। तो यहाँ पे ब्लड सेल्स और बड़ी प्रोटीन्स को छोड़कर जितने भी सॉल्यूट्स हैं, जैसे कि आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सारे के सारे फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट है पीसीटी। जितने भी पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, उसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पीसीटी के द्वारा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो फर्स्ट जो रीअब्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस है वो है वाटर। तो वाटर का 65% रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑस्मोसिस के द्वारा। उसके बाद सोडियम का 65% रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय सोडियम पोटेशियम पंप्स, सिम्पोर्टर्स और एंटीपोर्टर्स के द्वारा। पोटेशियम 65% पोटेशियम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है बाय डिफ्यूजन। ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब होता है बाय सिम्पोर्टर्स एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। अमाइनो एसिड्स 100% रीअब्जॉर्ब होता है बाय सिम्पोर्टर्स एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। 50% क्लोराइड का डिफ्यूजन के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होता है।
80 to 90% bicarbonate by facilitated diffusion, यूरिया 50% by diffusion, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वेरिएबल अमाउंट बाय डिफ्यूजन, सीक्रेशन। तो यहाँ पे पहला सीक्रेट होने वाला सब्सटेंस है हाइड्रोजन, जिसका एंटीपोर्टर्स के द्वारा सीक्रेशन होता है। अमोनियम की वेरिएबल अमाउंट का एंटीपोर्टर्स के द्वारा सीक्रेशन होता है। यूरिया डिफ्यूज़न के द्वारा। क्रिएटिनिन की स्मॉल अमाउंट। तो पीसीटी की एंड में ट्यूबुलर फ्लूइड अभी भी ब्लड के आइसोटोनिक होता है, अभी भी इसकी ऑस्मोलारिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। उसके बाद अगली स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन लूप या लूप ऑफ हेनली, जिसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन 15%। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन खाली डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर होता है और असेंडिंग लिम्ब का थिक सेगमेंट वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। इसके बाद सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन सिम्पोर्टर के द्वारा किया जाता है। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर। तो 20 to 30% सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है, 20 to 30% पोटेशियम और 35% क्लोराइड और 10 to 20% बाइकार्बोनेट का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम की वेरिएबल अमाउंट का डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे सबसे सीक्रेटेड सब्सटेंस होता है यूरिया, जिसकी वेरिएबल अमाउंट यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। और जैसे कि हमने कॉन्सनट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन में पढ़ा था कि यूरिया की रिसाइकलिंग होती है कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया डिफ्यूज होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आएगा। थिक पार्ट असेंडिंग लिम्ब का वो इसके लिए यूरिया के लिए इम्परमिएबल होता है, थिन पार्ट और डिसेंडिंग लिम्ब इसके लिए परमिएबल होते हैं। नेफ्रॉन लूप के एंड में ट्यूबुलर फ्लूइड हाइपोटोनिक हो जाता है, जिसकी ऑस्मोलारिटी 100 to 150 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। इसका रीज़न ये है कि लूप ऑफ हेनली का थिक सेगमेंट सोडियम और क्लोराइड के लिए तो परमिएबल होता है, लेकिन वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है। यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए थिक सेगमेंट के एंड तक ट्यूबुलर फ्लूइड हाइपोटोनिक हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। इसके बाद अर्ली डीसीटी। तो अर्ली डीसीटी पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीटीएच हार्मोन यहाँ पे फंक्शन करता है, जो कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे वाटर का 10 to 15% रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय ऑस्मोसिस, सोडियम और क्लोराइड का 5% ईच बाय सिम्पोर्टर। उसके लास्ट पार्ट है लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में 2 सेल्स पाई जाती है, प्रिंसिपल सेल्स और इंटरकैलेटेड सेल्स। तो प्रिंसिपल सेल्स, अधिकांश सेल्स प्रिंसिपल सेल्स होती है और कुछ सेल्स इसमें इंटरकैलेटेड सेल्स होती है। प्रिंसिपल सेल्स सोडियम को रीअब्जॉर्ब करती हैं और पोटेशियम को सीक्रेट करती हैं, जबकि इंटरकैलेटेड सेल्स पोटेशियम और बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करती हैं और हाइड्रोजन को सीक्रेट करती हैं। लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वो पार्ट है जहाँ पे एडीएच हार्मोन फंक्शन करता है। तो यहाँ पे 5 to 9% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। एडीएच यहाँ पे एक्वापोरिन 2 नाम के वाटर चैनल को इंसर्ट करता है, जिससे प्रिंसिपल सेल की वाटर के लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा 1 to 4% सोडियम का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय सोडियम पोटेशियम पंप्स और सोडियम चैनल का इंसर्शन होता है बाय एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को इसी वजह से हम लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करता है। इसके बाद अगला है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की वेरिएबल अमाउंट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि H+ सीक्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीपोर्टर वर्क करता है। उसके बाद यूरिया की वेरिएबल अमाउंट यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होती है। और यहाँ पे दूसरा जो इफेक्ट है वो हमने पढ़ा था रिसाइकलिंग, जो कि नेफ्रॉन लूप के अंदर होती है। पोटेशियम और हाइड्रोजन का यहाँ पे सीक्रेशन किया जाता है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि प्रिंसिपल सेल पोटेशियम को सीक्रेट करती है और इंटरकैलेटेड सेल्स हाइड्रोजन को सीक्रेट करती है। यहाँ पे ट्यूबुलर फ्लूइड जो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलेगा उसकी ऑस्मोलारिटी क्या होगी वो डिपेंड करेगा एडीएच के लेवल पे। अगर एडीएच का लेवल लो है तो निकलने वाला फ्लूइड डाइल्यूट होगा, और एडीएच की लेवल अगर हाई है तो निकलने वाला फ्लूइड कॉन्सनट्रेटेड होगा। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस क्लास। थैंक यू सो मच।